बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, ज़िंदगी बखैर। मैं हूँ संदस मुस्तकीम सच सवेरा प्रोग्राम में सच सवेरा टीम के हमरा, सच टीवी के बहुत अपने व्यूअर्स के साथ साथ सुनने देखने अपनाने वालों के हमरा। वेल व्यूअर्स, रोज़ की तरह आज भी हमारा साथ आपका है इस मॉर्निंग शो में जिसे हम सच सवेरा कहते हैं। और रोज़ाना जनाब आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए आज भी हम आपके साथ हैं। और हमारे वो डियर स्वीट क्यूट व्यूअर्स जो ख़ासतौर पर अशरा कायद में हमारा भरपूर साथ निभा रहे हैं, उनका हम तहे दिल से शुक्रगुजार भी हैं और उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि वो इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमारे अशरा कायद को देख रहे हैं, इतना सराह रहे हैं। और जनाब उनकी फुल पार्टिसिपेशन है, वो हमारी भी कुछ मोटिवेशन जो है उसको रेस कर रही है। हमें भी बहुत खुशी हो रही है आपकी बेपनाह जो अपनाइयत का इजहार आप लोग करते हैं अपने फ़ोन कॉल्स के ज़रिए भी। और जनाब एक सवालात का सिलसिला भी हमने सच सवेरा के प्रोग्राम में लिखा है और कायद के हवाले से आप अपनी वालहाना मोहब्बत का इजहार डेफिनेटली कर सकेंगे। जनाब हम लोग बात करते हैं इस अशरा कायद में कुछ कायद आज़म के ओवरऑल पर्सनैलिटी के हवाले से और कुछ पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर कुछ एक एक्सपेक्ट रखते हैं, उस पर भी बात करते हैं। आज भी अपने मोअज़्ज़ज़ गेस्ट कायद आज़म की ओवरऑल पर्सनैलिटी के हवाले से भी बात होगी। कितना उन्होंने जाना, कितना उन्होंने पढ़ा, कितना उन्होंने समझा कायद को, ये भी उनकी ज़ुबानी जानेंगे। और आज ख़ास तौर पर बात होगी कि कायद आज़म कि जो लीडरशिप क्वालिटीज़ थी, आज के कायदीन, आज के जो लीडर्स हैं, सियासतदान हैं, वो कायद को क्यों छोड़ते जा रहे हैं, क्यों भूलते जा रहे हैं। इन अ सेंस के मतलब जिस तरह से कायद चाहते थे कि कुछ मतलब ऐसे लोगों के हाथ में मुल्क की भागदौड़ हो कि उनके रहनुमा उसूलों पर चल सकें, तो उस पर भी ज़रा रोशनी डालेंगे कहाँ पर कुछ कमियाँ हैं, जो खलाएँ हैं, जो फ्लॉजेज़ हैं, वो क्यों हैं और उनसे कैसे जो है निपटा जाए। इस पर बात करेंगे जनाब अपने दोनों गेस्ट के साथ। लेकिन पहले आपको बता दूं कल का सवाल जो कि आप सिर्फ आज 10:30 बजे यानी कि सिर्फ आधा घंटा और आपके पास है व्यूअर्स, आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं और फिर हम आपको बताएंगे कि विनर कौन है। सवालात का सिलसिला है जनाब, सवाल जो कल किया था जो जिसका टाइम आज 10:30 बजे तक है, वो ये है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहैसियत गवर्नर जनरल तनख्वाह कितनी थी। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं कि बहैसियत गवर्नर जनरल कितनी तनख्वाह थी उनकी, 1 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये या 110 रुपये। वेल इसका सवाल का जवाब देने के लिए आप SMS कर सकते हैं इस नंबर पर। नंबर आप टेलीविज़न अपनी स्क्रीन पर भी देख सकेंगे। नंबर मैं भी आपको बता देती हूँ, 033319102810 033319102810 इस नंबर पर मैसेज करके आप इस सवाल का जवाब भी दे सकते हैं। सवाल भी आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल भी पढ़ लीजिए और नंबर भी आ रहा है, आप नंबर के इस नंबर हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहैसियत गवर्नर जनरल तनख्वाह क्या थी? ऑप्शन 1 10 रुपए, ऑप्शन 2 50 रुपए, ऑप्शन 3 1 रुपया, ऑप्शन 4 110 रुपए। अपना जवाब अपने नाम और शहर के नाम के साथ 033319102810 पर SMS कीजिए। विनर का नाम सच सवेरा में अनाउंस किया जाएगा। वेल व्यूअर्स, ये था सवाल जो कि आपने जाना। और जनाब हमारा मकसद जो है वो यही है इन सवालात का सिलसिला शुरू करने का, कायद आज़म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है वो अपने व्यूअर्स तक पहुंचाया जाए ताकि आपको कायद आज़म की शख्सियत की, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने का मौका मिल सके। इस सवाल का जवाब 10:30 बजे तक दीजिएगा, उसके बाद हम विनर का नाम अनाउंस करेंगे और फिर अगला क्वेश्चन भी आपको बताएंगे। अभी हम बढ़ते हैं अपने गेस्ट की जानिब और बताते हैं कि आज सच सवेरे के स्टूडियोज़ में हमें किन मेहमान गिरामी ने ज्वाइन किया। हमारे साथ सबसे पहले जो शख्सियत तशरीफ़ फरमा है वो है साहब सैयद फसी इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम फसी साहब। फसी इकबाल साहब आपको खुशामदीद कहते हैं सच सवेरा के प्रोग्राम में अपने स्टूडियोज़ में। सैयद फसी इकबाल साहब जनाब रिटायर्ड सेनेटर रहे हैं। सेनेटर के अलावा हिलाल इम्तियाज़ एक बहुत बड़ा एजाज़ इनको मिला है, सितारे इम्तियाज़ से भी इनको नवाजा गया है। गोल्ड मेडलिस्ट हैं, फ्रीडम मूवमेंट के एडिटर इन चीफ रहे, द डेली जंग बलूचिस्तान टाइम्स के, डेली जमजमा के और इस्लामाबाद से भी एक रोज़नामा शाया उसके भी एडिटर रहे हैं। बहुत कुछ है फसी इकबाल साहब के क्रेडिट पर और ये उन रोशन सितारों में से है जिन्होंने कायद को बहुत करीब से, बहुत नज़दीक से देखा, जाना, समझा। और आज उन्हीं की ज़बानी हम सुनेंगे कि इन्होंने जो
मतलब ये वो हमारे मुल्क का कीमती असासा हैं जो कि कायद को बहुत करीब से देखा उन्होंने। सो आज इनकी ज़ुबानी जानेंगे कि माशाल्लाह हिलाल इम्तियाज़, सितारे इम्तियाज़, इतने बड़े बड़े एज़ाज़ जो हैं इनके क्रेडिट पर मौजूद हैं। तो हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है सर आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। उनके साथ जनाब एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अपने अंदर मतलब इल्म का बहुत बड़ा ख़जाना लिए बैठे हैं और उनकी तसानीफ़ भी हैं और कायद के ऊपर भी उन्होंने बहुत काम किया। हमारे साथ दूसरे नंबर पर तशरीफ़ फरमा है गेस्ट, वो हैं डॉक्टर नईम मुश्ताक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपको भी वार्मली वेलकम कहते हैं अपने सच सवेरे के स्टूडियोज़ में अपने प्रोग्राम में। डॉक्टर नईम मुश्ताक साहब की जो स्पेशलाइजेशन है लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट पे है, इंटरफेथ एंड इंट्राफेथ डायलॉग पे है, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पे है। इन सभी हवालों से इनसे बात भी होगी। इनकी कुछ तसनीफ़ भी, इनकी कुछ किताबें भी हैं। जिस तरह इनकी एक बहुत खूबसूरत किताब मेरे हाथ में इस वक्त मौजूद है, नग़्मा रूमी के नाम से। इन्होंने मौलाना रूमी की कुछ कोटेशंस, कुछ सेइंग्स जो हैं वो इस किताब में जो है समोदी हैं और बहुत खूबसूरत किताब है। पढ़ेंगे जब आप इसको तो आप मतलब बहुत कुछ बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत कुछ जानेंगे। कुछ इनके अपने पास भी किताबें मौजूद हैं, वो भी डेफिनेटली उन किताबों के बारे में भी आपको बताएंगे, जानेंगे। अभी हम बढ़ते हैं फसीह इकबाल साहब के जानिब और जानते हैं कि कायद-ए-आज़म को इन्होंने जो कि असलियत में इनको इतने करीब से देखने का मौका मिला और आपका एक्सपीरियंस कायद-ए-आज़म के साथ कैसा था, आप उनको कैसे डिफ़ाइन करेंगे उनकी शख्सियत को? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सच टेलीविज़न का शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि ये मेरा एज़ाज़ भी है कि ये पहले यानी इस बामुसम्मा मैं टेलीविज़न स्टेशन पे आऊँ जो सच की प्रचार भी करता है और सच आज के ज़माने में बड़ा ज़रूरी है। जहाँ तक ताल्लुक़ है कायद-ए-आज़म का, देखिए मैं वैसे मैंने कायद-ए-आज़म को स्टेट बैंक के इफ्तिताह के तौर पर मैंने उनसे हाथ भी मिलाया, करीब में था। और चूँकि मेरा सारा घराना मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ रखता है तो मैं मुस्लिम लीग के तमाम उन सीनियर ज़ुमा से काफ़ी मिल चुका हूँ। मरहूम लियाकत अली ख़ान, खलीकुज़्ज़मा, जो उनके नवाब शमसुल हसन, राजा महमूद अब्बास, ये तो बल्कि जब राजा महमूद अब्बास 2 मरतबे ईरान से कोयटा आए तो वहाँ हमारी काफ़ी मजलिसें हुई और जब जितना उन्होंने कायद-ए-आज़म के साथ वक्त गुजारा है, मेरा ख़्याल से चंद लीडरों को हिंदुस्तान में ये नसीब हुआ है कि वो राजा साहब की मुस्लिम लीग में शमूलियत और इतनी बड़ी फ़राग़ दिलाना मदद उस इलाके में 1944 में उनको जब कोर्ट और वार्ड में उनका पैसा मिला 35 लाख रुपए का दिया, उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को दिया और अपनी पूरी ज़िंदगी कायद-ए-आज़म के लिए कायद-ए-आज़म ने उनको पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम लीग का नेशनल गार्ड का चीफ बनाया। फिर उस स्टूडेंट्स जो मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन थे उसका सरप्रस्त उसको बनाया और राजा महमूद अब्बास जैसे बड़े सीनियर वर्कर थे। तो मैं कायद-ए-आज़म के बारे में आपको, वैसे तो उनकी इतनी बेपनाह और जहद शख्सियत है जिसके थोड़े से प्रोग्राम में मैं नहीं बता सकता, लेकिन बाउसूल, बाहिम्मत, ध्यानदार, बल्कि मुझे सरोजनी नायडू ने 1936 में कहा था कांग्रेस के इजलास में कि मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि एक ऐसा शख्स जो किसी मेरे दूसरे पार्टी में है, लेकिन ये शख्स तो मेरे तमाम लीडरान, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और इन सब में उसका शख्सियत बुलंद क़ामत है क्योंकि उसने कभी भी अपने उसूल से इनहराफ नहीं किया, जो बोला सच बोला और उसने जिस तरह से अपनी सियासत को एक उसूल पसंदी के साथ और किसी जज्बातियत के बग़ैर, किसी फ़िरक़ाबाज़ी के बग़ैर उसने तमाम हिंदुस्तान के रहने वालों के लिए, आज़ादी हिंद के लिए जितनी उसने कोशिश की है किसी लीडर ने। ये सन 35 की बात मैं कर रहा हूँ। जनाब उसूलों के पाबंद थे और कभी भी अपनी बात से जो है अपने उसूलों से इनहराफ नहीं करते थे। यही बात जो है हमारी डेली बेसिस पे आने वाले जो गेस्ट हैं वो ये बात कहना नहीं भूलते। जनाब ही वॉज द मैन ऑफ प्रिंसिपल्स और अपने उसूलों से इनहराफ नहीं करते। बहुत बड़ी क्वालिटी कायद-ए-आज़म की ये थी। मज़ीद कुछ क्वालिटीज़ कायद-ए-आज़म की जानने के लिए बढ़ते हैं नईम साहब के जाने पर, जानेंगे कि एक हमारे पास वो जनरेशन मौजूद है जिन्होंने कायद को करीब से देखा, अपनी आंखों से देखा, वो जानते हैं इनको बहुत अच्छे तरीके से। और नईम साहब उस जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्होंने सिर्फ सुना, पढ़ा
पढ़ा, ऑब्ज़र्व किया और फिर उनको अपने अंदर और अपनी किताबों में समोया। सो किस हद तक आप जो हैं मतलब अपने अंदर उतार पाए हैं कायद को, ये आपकी ज़ुबानी जानते हैं। हाँ, ये बहुत मुश्किल काम था, इसलिए कि जिस तरह असल इस्लाम को आज पाकिस्तान में ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। और जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान को इस्लामी रियासत होना चाहिए, तो जब आप इस दावे के बिल्कुल डेप्थ में उतरते हैं तो लोग अक्सर ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को एक मसलकी रियासत होना चाहिए। तो जिस तरह बाज़ औक़ात लोग अपने अपने मखसूस एजेंडे के तहत उस एजेंडे को इस्लाम का लेबल लगा के पाकिस्तान को उसके ताबे रखना चाहते हैं, एग्जैक्टली यही हाल इस वक्त कायद आज़म की शख्सियत और उनके हवाले से स्टडीज़ का है। जब मैं मार्केट में गया, जब मुझे पता चला कि मुझे यहाँ से दावत दी गई और बड़ा खुशी हुई मुझे यहाँ पे आके, तो मैंने भी सोचा कि मैं कायद आज़म की शख्सियत के कौन से पहलू को ज़्यादा उजागर करूँ इस हवाले से। तो मैंने देखा कि मार्केट में बहुत ज़्यादा किताबें हैं और अक्सर किताबों का फोकस ये है कि कायद आज़म मेरे स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखते थे। यानी लोगों ने कायद की शख्सियत को अपने स्कूल ऑफ थॉट से अटैच करके अपने स्कूल ऑफ थॉट को प्रमोट करने की कोशिश की है, कायद को समझने की कोशिश नहीं की। ये अलमिया है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लोगों ने अपने अपने मफादात को इस्लाम का लेबल लगा के अपने मफादात को और असल इस्लाम को सेपरेट पॉइंट आपने रेस किया है सीरियसली। तो अब मैं सोच में ये पड़ गया कि मैं कायद को अब कहाँ से तलाश करूँ। तो मैंने सोचा कि कायद को अगर तलाश करना है तो उनकी ओरिजिनल स्पीचेस में से तलाश किया जाए। वेरी ट्रू। फिर दूसरा लम्हा ये आया कि अब मैं कायद को किस नज़र से पढूं। अब मेरे पास वो सारा ओरिजिनल लिटरेचर अवेलेबल है, तो मैं कायद में से क्या तलाश करने की कोशिश करूं। तो लोग तलाश ये करते हैं दूसरों के सवालों के जवाब। तो मैंने सोचा मैं दूसरों के सवालों के जवाब तलाश करने की बजाय क्यों ना कायद की शख्सियत में से वो तलाश करूं जिसकी मुझे तलाश है। मैं लोगों के सवालों को साइड पर रखूं, ये देखूं कि मुझे एक बेहतर इंसान बनने के लिए, एक बेहतर पाकिस्तानी बनने के लिए और एक बेहतर नई मुश्ताक बनने के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपनी जनरेशन के लिए रोल मॉडल अगर मैं ख़ुद से बनना चाहता हूँ तो मैं कायद से क्या बात करूँ। क्या बात करेंगे जनाब। और आपने स्पीचेस की बात की, नेम अख्तर साहब, तो ओरिजिनल स्पीचेस में से थी आपने जो है कायद को तलाश करने की कोशिश की। इट्स रियली अप्रिशिएटिंग, हमें बेहद सराहते हैं और हम चाहेंगे कि अपने व्यूअर्स को भी सराहने का भरपूर इस बात को मौका दिया जाए। सो जनाब, आपके लिए सच सवेरा के तवस्सुक से कायद आज़म की एक स्पीच हम आपके नाम करने लगे हैं जो कि अक्टूबर 1947 को उन्होंने की थी। सो चलिए चलकर उनकी ये स्पीच मुलाहिज़ा फरमाते हैं। What we want is not to talk about Bengali, Punjabi, Sindhi. Yes, they are units, they are provinces, Pathan. Yes. But I ask you, have you forgotten the lesson that Islam taught us 13 centuries ago? And I think you will agree with me that whatever else you may be or wherever you are, you're a Muslim. That you have now carved out a territory, vast territory. It is all yours. It doesn't belong to a Punjabi or a Bengali or a Sindhi. It's yours. You've got your central government where every unit and every province is represented. Therefore, if you want to build up yourself into a nation and get rid of this poison, God's sake, give up this provincialism. व्यूअर्स, कायद की स्पीच आपने मुलाहिज़ा फरमाई और कायद की अपनी आवाज़ में, मतलब चाहे अल्फाज में इतनी क्लैरिटी नहीं थी, वो जो लिखा था वो आप यकीनन पढ़ सकते होंगे, लेकिन जो कायद की आवाज़ सुनने का एक जो सहार है जिसमें मतलब जो तारी हो जाता है, मतलब इनकी आवाज़ में जो गरज है, उनकी आवाज़ में जो एक कॉन्फिडेंस है, उनकी आवाज़ में जो उनकी लीडरशिप, एक कायदाना सलाहियत जो है वो एक आवाज़ से जो झलकती है। सो आवाज़ का उनकी एक अपनी गरज और एक अपना सहर है जिसमें ऑफ कोर्स सुनने वाला तारी हो जाता है। सो कायद की स्पीच यूनिटी के बारे में थी, कायद की स्पीच हमें मुत्तहद करने के बारे में थी, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। सबसे पहले कायद यूनिटी की बात करते हैं कि हम सिंधी, बलोची, पंजाबी जिस भी सूबे से ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन हम बहैसियत पाकिस्तानी हम एक हैं। और ये वो अल्फाज हैं जो अगर किसी की भी ज़ुबान से हम सुने या कहीं से भी पढ़ें तो हमारे दिल में कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ी सी जुम्बिश पैदा करते हैं, और अगर कायद की अपनी आवाज़ से निकलें तो फिर क्या कहने।
तो आई होप कि आपके भी दिल दिमाग पे ऐसी स्पीच ने कुछ असर छोड़ा होगा जिस तरह हमारे ऊपर थोड़ा सा असर छोड़ा है इस बात ने। एनीवेज जी, हम बात का सिलसिला बढ़ाते हैं आगे। बात होती फसी इकबाल साहब से भी, नईम अख्तर साहब से भी, फसी इकबाल साहब के जाने बढ़ते हैं। और जिस तरह आपने कहा कि एक दो इंसिडेंट्स आपने, हम कुछ और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स जानना चाहेंगे कायद-ए-आज़म के और आपके तवस्सुक से, आपने जिनको इतने करीब से देखा, कोई ऐसी बात जिसको आप आज तक फरामोश ना कर पा रहे हो। बहुत शुक्रिया, आपने एक बड़ी तकरीर अच्छी सुनाई। एक उनकी उर्दू में तकरीर थी लाहौर में, उस वक्त बहुत बुरा हाल था। कायद-ए-आज़म साहब तशरीफ लाए और वो कोशिश थी उस वक्त की हुकूमत की कि वो महाजिर कैंप न जाएं। तो उन्होंने कायद-ए-आज़म को, उसमें जनरल मूसा साहब ने भी मुझे बताया, वो उस वक्त वहाँ वो थे जनरल ऑफिसर कमांडिंग GOC। तो उस पर उनको कहा गया, दौलताना साहब ने, ममदूद साहब ने, कि किसी तरह आप माइल करें कि कायद-ए-आज़म तशरीफ़ न ले जाएं, बड़ी बुरी हालत में लोग आ रहे हैं, लुटे पुटे, खून के धब्बे। तो वो जाके उनको इस उम्र में उनको बहुत दुख हुआ। तो कायद-ए-आज़म नहीं माने, कायद-ए-आज़म गए। उसके बाद उन पर बहुत काफ़ी 2-4 घंटे वो खामोश रहे। उसके बाद शाम को एक जलसा था, तो ख्याल था कि जलसा मनसूख हो जाएगा। कायद-ए-आज़म को बड़ा सदमा हुआ है। वो शाम को उन्होंने कभी किसी अपने मुलाजिम तक कोई नहीं महसूस होने दिया कि उनकी शख्सियत किसी के साथ शेयर करें। वो बहुत कंपोज होकर शाम को निकले, दिन को किसी से नहीं मिले। जनरल मूसा ने कहा हम लोग बड़े घबराए और मुझे बड़ा अफसोस था, क्योंकि वो पाकिस्तानी जहन के थे जनरल मूसा, इस कदर रोते सर इस बात से आपका क्या मतलब है? तो उन्होंने बताया, तब उन्होंने कहा कि जब कायद-ए-आज़म आए तो फिर उन्होंने तकरीर में यही कहा कि मुसलमान तकलीफ़ों में नहीं घबराया करता। और ये आज भी उनकी इस तकरीर से महसूस होता है कि कितना दुख था उनको उस तकरीर में। और उससे पूरी, मेरा ख्याल है उनकी पूरी पब्लिक को एक बहुत बड़ी रोशनी मिली। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म के कायद-ए-आज़म के वाक़यात को नई नस्ल को बताना चाहिए, तो पूरी जनरेशन। देखें, आप अंदाज़ा करें कि वाल्टन कैंप में लाखों आदमी, जिस तरह पूरा पंजाब कट गया था और किसी को इल्म नहीं था, क्योंकि ये सब चीज़ें अब किताबें आ गई हैं। अब रवाज ये है, माउंटबेटन के ऊपर, माउंटबेटन ने 65 में कहा था कि अगर मुझे कायद-ए-आज़म की बीमारी का पता चलता तो ये मामला ही ना होता, क्योंकि तो क्लीमेंट एटली ने 48 का टाइम दिया था। तो मैं ये चाहता था कि मैं दोनों मुल्कों का गवर्नर जनरल बनूं और जाके अपनी रॉयल्टी को ये बताऊं कि मैंने कितना बड़ा काम किया है, कि मैं इज्जत से, और ताज बरतानिया के दोनों मुल्क। और कायद-ए-आज़म ने जो, ये लोगों को इल्म नहीं है, किताबों में कुछ आया है, अब आ गया है कि कायद-ए-आज़म ने क्यों नहीं माना। एग्जैक्टली व्यूअर्स, और इस बात की मतलब मज़ीद बात को आगे बढ़ाएंगे जब आप जैसे लोग मौजूद हैं हमारे साथ, तो माशाल्लाह डिटेल से भी बात करेंगे और कुछ बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस आपकी ज़ुबानी जानेंगे। लेकिन इस वक्त सच सवेरे के प्रोग्राम में वक्त हो चाहता है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे कुछ इंटरेस्टिंग वाक़यात के साथ। सच सवेरे के साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स, खुशामदीद कहते हैं आपको सच सवेरा के प्रोग्राम में। मैं हूं सुंदस मुस्तकीम। जनाब, एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपने जानी न्यूज़ रूम से। हम वापस अपने मॉर्निंग शो में आ चुके हैं और आपसे गेस्ट का इंट्रोडक्शन करवा रहे थे। हमने फसी इकबाल साहब का इंट्रोडक्शन करवाया। अभी हमारे साथ मौजूद हैं उनके अलावा डॉक्टर नईम मुश्ताक साहब हैं, और डॉक्टर नईम मुश्ताक साहब की लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, इंटरफेथ एंड इंटरफेल डायलॉग एंड पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में इनकी स्पेशलाइजेशन हैं। और अपने दोनों गेस्ट से बात करेंगे इस वक्त। जनाब, आपको बताते हैं गेस्ट जो हमने आपसे सवाल पूछा था, वो सवाल एक बार फिर से आप देखिएगा, फिर हम आपको बताएंगे कि विनर कौन है सवाल की। ठीक है, हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहैसियत गवर्नर जनरल तनख्वाह क्या थी? ऑप्शन 1 10 रुपए,
ऑप्शन 2 50 रुपए, ऑप्शन 3 1 रुपया, ऑप्शन 4 110 रुपए। अपना जवाब अपने नाम और शहर के नाम के साथ 03331910 पर SMS कीजिए। विनर का नाम सच सवेरा में अनाउंस किया जाएगा। वेल व्यूअर्स, आपने जाना सवाल क्या था, कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना की हैसियत गवर्नर जनरल क्या तनख्वाह थी। जवाब आपको बताते हैं, लेकिन ऐसे करते हैं जवाब हम अपने गेस्ट जाने की भी कोशिश करते हैं कि फैसी साहब से जानना चाहेंगे कि आपको मतलब आइडिया है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हैसियत गवर्नर जनरल कितनी तनख्वाह थी? 1 रुपया। 1 रुपये? वो भी कानूनी आईनी हक था। उन्होंने रिफ्यूज़ किया था, तनख्वाह तो नहीं, उनका सिर्फ आईनी तौर पर ज़रूरी है कि मैं जब दस्तखत करूँ तो गवर्नर जनरल के नाम पे भी दस्तखत करूँगा, तो वो उसको आईनी को बनाने के लिए वो सिर्फ टोकन 1 रुपया। वेरी नाइस जनाब, और इतने अच्छे तरीके से डिटेल से और भी तफसीलात बताई। जी बिल्कुल यही दुरुस्त जवाब है। 1 रुपये कायद-ए-आज़म की जो थी बहसीत गवर्नर जनरल तनख्वाह थी। और ये इस सवाल का सही जवाब हमें जिन्होंने दिया है वो है मोहम्मद इलियास रईस साहब। मोहम्मद इलियास रईस साहब जिनका ताल्लुक पंजोर बलूचिस्तान से है। आपको बेहद मुबारक हो, वेरी गुड हमारे प्रोग्राम के बलूचिस्तान का आदमी था। वेरी गुड, वेरी नाइस, दैट्स सो क्यूट। मोहम्मद इलियास रईस साहब, आप विनर हैं हमारे इस प्रोग्राम के, और आपको जो इस सवाल का जवाब ने ठीक दिया जनाब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। इसके साथ ही हम दूसरा सवाल करते हैं, और ये जो अब दूसरा सवाल हम आपसे करने जा रहे हैं, इस सवाल का जवाब आप कल दिन 11 बजे तक जो है हमें दे सकते हैं। और इस नंबर पर 03331910 इस नंबर पर आप मैसेज करके SMS करके जो है सवाल का जवाब देंगे। वो क्या सवाल है, आइए जानते हैं। हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के भाई का नाम क्या था? ऑप्शन 1 बरकत अली जिन्ना, ऑप्शन 2 रहमत अली जिन्ना, ऑप्शन 3 अहमद अली जिन्ना, ऑप्शन 4 कासिम अली जिन्ना। अपना जवाब अपने नाम और शहर के नाम के साथ 03331910 पर SMS कीजिए। विनर का नाम सच सवेरा में अनाउंस किया जाएगा। वेल व्यूअर्स, आपने जाना दूसरा सवाल भी क्या था। हमारे गेस्ट को यकीनन जो है इसका जवाब मालूम होगा, लेकिन हम चाहेंगे कि नहीं आप अनाउंस करें, क्योंकि अनाउंस तो हमें कल करेंगे। हम सच सवेरा में 11 बजे तक हमारे देखने वाले जो हैं इस सवाल का जवाब दे सकते हैं और विनर बन सकते हैं जनाब। बहुत इंटरेस्टिंग सी मतलब एक और जानिब जो है वो सिलसिला चलने निकला है। 11 बजे तक का बहुत मुख्तसर टाइम है और अपने दोनों गेस्ट जाने के लिए बहुत कुछ है। ब्रेक से पहले जनाब जान रहे थे फसी साहब से बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या जो है कायद-ए-आज़म का हमें बता रहे थे, वो कंप्लीट कीजिएगा, फिर हम नईम साहब के जानिब बढ़ेंगे जल्दी से। मैं जो कायद-ए-आज़म आखिरी उम्र में ज़्यादा तशरीफ़ लाए, वो चूँकि आबहवा के लिहाज से अच्छा, ये मैं आपको एक बात बता दूं, कायद-ए-आज़म जब कायद-ए-आज़म बने तो आपको पता है कि ये तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों ने खिताब दिया। चंद लोगों ने इसमें दावा किया कि मैंने कहा नहीं, पूरे हिंदुस्तान। तो आप देखिए उन्होंने 12 दिन 14 दिन किसी शहर में एक साथ नहीं गुजारा। लंदन में जब वकालत के सिलसिले में मुकीम थे, बॉम्बे में थे, तो वो कई महीनों रहे। लेकिन जब से वो उन्होंने मुस्लिम लीग को मुतहर्रिक किया पूरे हिंदुस्तान में, तो 2-3 दिन से ज़्यादा किसी शहर में नहीं ठहरे, सारे हिंदुस्तान में। बलूचिस्तान में 2 मरते तशरीफ़ लाए। अपनी तबीयत जो उनकी नासाज थी, तो उनके डॉक्टर ने कहा था कि ऐसी जगह जाएं जहाँ खुश्क भी हो और ऊपर भी पहाड़ हो। वो कलात और कोयटे का नाम लिया था और ज़ियारत का। तो आखिरी उम्र में वो जब ज़ियारत में आए तो कायद-ए-आज़म की बड़ी तबीयत बड़ी निढाल थी, खाना वाना उन्होंने तर्क कर दिया था। तो उनकी फातिमा जना साहबा उनकी जो बहन थी और उनके साथ वो कर्नल लाई बख्श भी थे डॉक्टर। उन्होंने कहा हाँ क्या करें, खाना नहीं खा रहे और ज़रूर कुछ ना कुछ इनको दें। पसंद नहीं करते थे और किसी को ज़रूरत नहीं थी कोई दूसरी चीज़ पर पेश करे। तो उन्होंने फातिमा जना को याद आया कि बॉम्बे में कोई बावर्ची था, उसका भी ये कबाब और ये चीज़ बड़ी पसंद करते थे। कायद-ए-आज़म को बड़े शौक़ था उस बावर्ची का। इन्होंने कहीं गवर्नर पंजाब को कहा, उस वक्त इमीडिएटली किसी तरह से इंतज़ाम हो गया। वो आदमी आ गया,
ज़ियारत ले आए 2 दिन के अंदर। आप देखिए उस वक्त तक क्या होता, न जहाज न था, न सड़क टूटी हुई थी, कैसे ज़ियारत पहुंचा दिया। तीसरे दिन कायद आज़म को वो चीज़ें सूप वूप देते थे और कोई ऐसी चीज़ उन्होंने नहीं खाई। जब इसने ही खाना पका के दिया तो कायद आज़म को बड़ा लुत्फ़ आया और उन्होंने दिल भर के खाया और पूछा फातिमा से कि ये वही बावर्ची तो नहीं है जो बॉम्बे में था? कहने लगा बिल्कुल वही है। कहने लगा उसको बुलाया आपने? कहने लगा बुला लिया। ठीक, जब वो जा रहा था 1 हफ्ते के बाद तो कायद आज़म ने कहा उसका बिल क्या है? उन्होंने अपने जेब से पैदा किया। कह लेंगे ना ना, ये मेरे खाने के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट का पैसा नहीं जाएगा। और ये कितना बड़ा असूल था। वैसे तो जहाज के सिलसिले में भी मशहूर है कि उनका पुअर कंट्री कांट अफोर्ड ए प्लेन फॉर गवर्नमेंट, नहीं लिया। लेकिन ये चंद 100 रुपए या चंद रुपए उस जमाने का हिसाब उन्होंने अपने जेब से पेमेंट किया। और फातिमा जनाब को इल्म था कि कायद आज़म अपने उसूल में इतने पक्के हैं। उन्होंने दूसरी बात नहीं की, उन्होंने अपने पैसों से उसको रुखसत किया और पैसे दिए कि भाई तुम कहाँ हो। और उसको फिर वहाँ मकान भी मिला, क्योंकि उसका इंटरव्यू अलहदा हुआ कि इसके मेरे आने से ज़ियारत में मुझे मकान भी मिल गया है लाहौर में और मुझे काफ़ी अच्छी इज्जत भी दी जा रही है और नौकरी भी मिल गई। मतलब ये वो ऑनर था जनाब जो कि मतलब कहते हैं ना कि वो लोगों को भी देते थे और मतलब ये उनकी कहते हैं क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी का एक बहुत रोशन पहलू। वेल जनाब, बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या तो हम फसी साहब से जानते रहेंगे, लेकिन अभी जो हमने थोड़ी देर पहले सवाल का जवाब जिन हज़रत ने दिया था और उनका जो हमारे आज के प्रोग्राम के विनर हैं मोहम्मद इलियास रईस साहब, जिनका ताल्लुक पंचकोर बलूचिस्तान से, उनको हम ये भी बता दें कि हम खाली आपका नाम अनाउंस नहीं करें जनाब, आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है। आपको 5000 रुपीज़ की जो है वो रकम जो है वो आपको इनाम के तौर पर दी जाएगी। तो ये 5000 का अपना इनाम हासिल करने के लिए आप उसी नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा जो नंबर है 033319108281। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप अपनी जो इनामी रकम है ये जीत सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। ठीक है जनाब, तो मोहम्मद इलियास रईस साहब ये आपके लिए था। और जो कल तक जो लोग हमें करेंगे रिप्लाई मैसेजेस के जो सवाल का जवाब देंगे, अगर आपका जवाब भी ठीक निकला तो ये रकम आप को भी मिल सकती है। जनाब बढ़ते हैं अभी नईम साहब की जानिब। और नईम मुश्ताक साहब से हम लोग जान रहे थे कायद आज़म पे जो उन्होंने रिसर्च का सिलसिला जो था वो शुरू किया था बहैसियत मुहक्किक, जो है आपने किस तरह से कंक्लूड किया और कहाँ तक आप पहुँचे थे रिसर्च में? अच्छा भाई, मेरे लिए खुशकिस्मती है कि फसी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, तो एक ऐसे आदमी की कंक्लूजन को ये खुद वेरीफाई कर सकें कि ये कितनी हद तक कायद आज़म को समझ पाए। आपने सबसे पहले तो मैंने ये डिफ़ाइन समझने की कोशिश की कि हम जब मुल्क से बाहर होते हैं या पाकिस्तान के अंदर होते हैं तो अपनी पहचान या तो पंजाबी कह के करवाते हैं, सिंधी बलोची, या हम कह देते हैं मैं सुन्नी हूँ, बरेलवी हूँ, शिया हूँ। तो अगर मैं इन सारी पहचानों को पाकिस्तान की पहचान के ताबे कर दूँ, अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ, तो पाकिस्तानी होने का मतलब क्या है, ये तो पहले मैंने डिफ़ाइन करने की कोशिश की। और इस ज़मन में मुझे वासिफ़ अली वासिफ़ का एक बड़ा प्यारा कॉल मिला जिसको मैंने अपनी किताब का मौजू भी बनाया। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा कंक्लूजन एक तो ये है कि पाकिस्तानी होने का मतलब क्या है। तो जैसे वासिफ़ अली वासिफ़ ने कहा कि जिस तरह हमारे यहाँ तरीक़त के सलासिल हैं, कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी वग़ैरह, और हर सिलसिला का कोई ना कोई बानी है, इसी तरह कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ताला से एक नई तरीक़त का आगाज़ होता है और वो तरीक़त है पाकिस्तानी। इस तरीक़त में तमाम सलासिल और तमाम फ़िरके शामिल हैं। हर पाकिस्तानी पाकिस्तान से मोहब्बत को ईमान का हिस्सा समझता है। हमारे लिए हमारा वतन खाके हरम से कम नहीं। इकबाल ने मुसलमानों को वहदत अफ़कार अता की और कायद आज़म ने वहदत किरदार। तो एक तो ये मैंने डिफ़ाइन किया अपने रिसर्च के ज़रिए, ये मैंने अपनी ज़ात के लिए, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, कि पाकिस्तानी होना मुसलमान के उन्वान से कमतर नहीं है। Very true. जिस तरह आप अगर अपने आप को कहते हैं मैं पाकिस्तानी हूँ, तो इस पाकिस्तानी के उन्वान के अंदर इस्लाम है। वाह, बहुत ये खूबसूरत इस्लाम से ये बहुत कुछ डिफरेंट नहीं है। हाँ, क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर हासिल किया था, तो पाकिस्तानी क्या है? एक मुसलमान एक अंदर से जो है पाकिस्तानी पाकिस्तानी इस्लाम की रूह होना है या उसमें। मुसलमान होना मुतजाद चीज़ें नहीं, नहीं है, एक है। ही हकीकत के दो वाह, मुख्तलिफ नाम हैं। एक पाकिस्तानी की इससे खूबसूरत तशरीह मुझे तो सुनने को नहीं मिला आज से पहले। दूसरी बात वासिफ़ मैंने अली ये- वासिफ़ हालांकि वन ऑफ माई ऑल्सो फेवरेट्स, लेकिन ये मुझे भी उनके पढ़ने का इत्तेफाक नहीं हुआ। और दूसरी बात जो मैंने कायद आज़म को स्टडी किया, तो मैंने ये कायद आज़म से पूछा
थ्रू हिज स्पीचेस कि मुझे ये बताइए कि आप कैसा पाकिस्तानी चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, वाह, वो कौन सा पाकिस्तानी है जिसको आप पसंद करते हैं। अभी तो वैरायटी है ना मुख्तलिफ पाकिस्तानियों की। तो जो उनकी तकारीर से मुझे मिला, जो मैंने कंक्लूड किया कि नंबर 1 पाकिस्तानी कायद अज़म वो चाहते हैं, नंबर 1 जो पाकिस्तान के उन्वान से आज़ाद होकर सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि आलमी इंसानियत में अमन कायम करने के लिए अपना रोल प्ले करे। वो पाकिस्तान के अंदर भी जब अमन के लिए काम कर रहा हो तो वो पाकिस्तानी हो, मगर लेकिन जब पाकिस्तान से की बाहर जब पाकिस्तान का सफ़ीर बन के जाए तो अमन का पैगंबर पैगंबर हो, बनकर जाए। वो ये ना देखें कि जिसकी मदद कर रहा है वो पाकिस्तानी है है या या नहीं है। नहीं। बहुत खूबसूरत बात जनाब, जो डायरेक्टली कायद अज़म की स्पीच से आपने कोट की। सो स्पीचेस पे बात हो रही है तो हम चाहेंगे अपने व्यूअर्स को कायद अज़म की स्पीच जो है वो डायरेक्टली सुनवाएं, पढ़ाएं। तो अक्टूबर 1947 की एक और स्पीच हमारे पास मौजूद है। सच सवेरे के तवस्सुक से अपने व्यूअर्स को कायद अज़म की एक और स्पीच पढ़वाते और सुनवाते हैं। You are only voicing my sentiments. वेल व्यूअर्स, स्पीच आपको कुछ ही देर में बताएंगे, उस भी दिखाएंगे भी। कायद अज़म की अपनी एक बहुत खूबसूरत जो कर्जदार आवाज़ है उसमें डेफिनेटली नईम साहब से हम कुछ और पॉइंट्स स्पीच के हवाले से जानना चाहेंगे। एक तो कायद अज़म ने कहा जनाब के पाकिस्तानी अमन का पैगंबर हो, कुछ और पॉइंट्स आपसे जानना चाहेंगे। दूसरी चीज़ ये होगी कि कायद अज़म ने ये चाहते हैं कि वो जिस पाकिस्तानी को पसंद करते हैं वो जमहूरियत पसंद हो, यानी वो जमहूरियत को पसंद करे ठीक। और पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए काम करे। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी वाली जमहूरियत हमारे जिस तरह पाकिस्तानी के बहुत सारे रंग हैं, पाकिस्तानी में इस तरह जमहूरियत के भी बहुत रंग हैं। एग्जैक्टली। तो कायद अज़म के इंटरव्यूज़ में एक सहाफ़ी ने आपसे सवाल किया कि पाकिस्तान को आप दीनी स्टेट चाहते हैं या लादीनी स्टेट। तो कायद अज़म के जवाब में ये लफ्ज़ लिखा हुआ है कि क्या अहमकाना सवाल है। उन्होंने कहा हम उस जमहूरियत पर बिलीव करते हैं जो हमने 1300 साल पहले पढ़ी थी। ये वो जमहूरियत है, ये वो इस्लाम के अंदर भी एक सेकुलरिज़म है जो इस्लाम कुरान और सुन्नत के दायरे के अंदर है। तो सेकुलरिज़म जब कुरान और सुन्नत के दायरे के अंदर रहेगा तो उसमें सारे महफूज रहेंगे, सारे पुरअमन रहेंगे। हम प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये है ज़ाहिर घर से सब बाहर निकलते हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो दूसरा जो चीज़ पाकिस्तानी में देखना चाहते हैं कायद, वो ये है कि वो जमहूरियत पसंद हो। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आज के हालात से रेलेवेंट है, आपने देखा होगा कई छोटे छोटे इंतहा पसंद दहशतगर्द ग्रुप हैं जो असला लेके कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, पाकिस्तान को नहीं मानते, हुकूमत को चैलेंज करते हैं। तो कायद अज़म ने ये फरमाया था अपनी तकारीर में कि मेरा पाकिस्तानी, असल पाकिस्तानी जो होगा वो एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट के ताबे होगा। वो छोटी छोटी हुकूमतों यानी दहशतगर्दाना ग्रुप्स के साथ, इंतहा पसंदाना ग्रुप के साथ असले की बुनियाद पर बरसरे पैकार नहीं होगा हुकूमत के साथ। वो अगर अपने हकूक़ की जंग लड़ना चाहता है तो जमहूरी तरीके से लड़ेगा। वो अपनी आवाज़ उठाना चाहता है, अलग नहीं बनाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मिलके पाकिस्तान की इज्तिमाई क़ुव्वत को कमज़ोर करेंगी। तो ये कायद नहीं चाहते थे। और जो तीसरी चीज़ थी कायद आज़म की वो ये थी, चौथी चीज़ वो कंबाइंड अब मैं कर दूँगा दोनों पॉइंट्स एक ही में, कि कायद आज़म एक तो चाहते, अब जो मौजूदा हमारे सियासतदान हैं वो क्या करना चाह रहे हैं, जो मेरा अपना परसेप्शन है, हो सकता है कुछ लोग इससे इख्तलाफ करें, कि एक तो वो निज़ाम को सीधा नहीं होना देना चाह रहे ताकि कायद का पाकिस्तानी पैदा ना हो, और दूसरा वो निसाब को ठीक नहीं होना देना चाह रहे। तो निसाब पे इसलिए ज़्यादा फोकस है ठीक नहीं होना चाहिए क्योंकि निसाब शऊर देता है कायद तक पहुँचने का। तो अगर किसी को कायद की समझ आ जाए थ्रू निसाब, तो वो निज़ाम की तब्दीली पे फोकस करेगा। और अगर निज़ाम तब्दील हो गया नहीं देना चाहते, तो वो होना नहीं चाहते। तो ये चंद एक नुकात है। मैं समझता हूँ कायद को, अगर कायद की ज़ुबान से बग़ैर किसी मसलक या मज़हब के उन्वान के तहत पढ़ें, पाकिस्तानी हो के पढ़ें, क्योंकि ये घर सलामत है तो सबका मसलक भी सलामत है, सबका मज़हब भी सलामत है। जो लोग सेकुलर देखना चाहते हैं स्टेट को, उनकी सलामती भी इसी में है कि पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ का पहले सोचें। और जो अपने अपने स्कूल ऑफ थॉट के साथ अटैच हैं, वो सबकी सरों पे, बच्चों के सर पे चादर, या सबका तहफ़्फ़ुज़ इस बात में है कि पाकिस्तान पहले कायम रहे। तो जो चीज़ अल्लाह ने हमें दी है, जो हमारे दायरे इख्तियार में है पाकिस्तान, अगर हम उसको सही तरह से चलाना, प्रोटेक्ट करना नहीं सीखेंगे तो हम आलम इस्लाम के नुमाइंदे और ज़िम्मेदार कैसे बन सकते हैं। आलम इस्लाम में तो और बहुत सारे ममालिक भी तो शामिल हैं ना। तो अल्लाह ने कहा कि तुम्हारी पहली ज़िम्मेदारी पाकिस्तान है, इसको अपने घर को पहले ठीक करो, अपने घर की निगरानी। और वो लोग जो अपने ही घर में तोड़फोड़ करते हैं, ज़रा सी बात पर अपने ही घर को जलाते हैं, नजर आतिश करते हैं, अपनी चीज़ों को, अपने अमलाक को, अपने लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, वो शायद वाकई कायद से बहुत बहुत दूर हैं।
और जनाब निसाब में तब्दीली जो है वो कायद तक हमें पहुंचा सकती है। और बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे पेंशन पॉइंट्स हैं जिनको अगर हाईलाइट किया जाए तो कुछ तकलीफ़ तो होगी, लेकिन हमें इस तकलीफ़ को टैकल करना है और इसी से गुज़र कर जो है हमें वो मतलब वहाँ तक पहुँचना है कि जहाँ तक हम अपने कायद तक पहुँच सकें। हम फसी इकबाल साहब की जानिब बढ़ते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि कायद तक पहुँचने की इसी बात को लेकर आगे बढ़ेंगे। आपके नज़दीक कौन से तरीक़ेकार हैं कि जिन पर अमल पैरा हो कि हम अपने कायद तक पहुँच सकते हैं जहाँ शायद देखिए दूर है बिल्कुल, बहुत? ये मैं हमारे डॉक्टर साहब ने नईम साहब ने बड़ी अच्छी बात की। मैं इसको और भी बताता जी हूँ प्लीज़। कि आज से 300 साल पहले जो डिक्शनरीज इंग्लिस्तान में छपी हैं ऑक्सफोर्ड के बाद से पहले 300 साल पहले, उस वक्त सेक्टेरियन का मानी ये नॉन रिलीजियस नहीं था, लादीनी, उस वक्त था नॉन सेक्टेरियन। कायद-ए-आज़म ने किसी भी सेक्टेरियन इस्लाम को नहीं पसंद किया। उन्होंने ये जो आप कह रही ना इस मज़हब में, ये एक जनरल व्यू है, ये व्यू नहीं है। उन्होंने जो मुल्क हासिल किया था एक ऐसा नमूना था जिसमें तमाम कौमों के लोग, मदीना स्टेट जब बनी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उस वक्त आप देखिए कि उन्होंने तौर तरीक़े बदल दिए थे। यहूदियों की बस्तियाँ थीं वहाँ पर, जनाब ईसाइयों की बस्तियाँ थीं, और वो बुत परस्त भी थे जिन्हें उस वक्त आप हिंदू नहीं कह सकते लेकिन बुत परस्त कह सकते हैं, वो सब मौजूद थे। लेकिन उनके साथ जो सलूक, उनकी जो उनकी आप तहफ़्फ़ुज़, उनका सिलसिला इस तरह हुजूर ने क़ायम किया कि किसी आदमी को ज़क न पहुँचे, बल्कि इस हद तक किया कि अक्सरियत होते हुए मुसलमानों के उन्होंने अक़लियत का साथ, कि अक़लियत को किसी को अब आज कहने का नहीं, बल्कि वो जो तबलीग के तौर तरीक़े थे वो भी बदल दिए गए कि किसी को तो और सुलह हुदैबिया ये कितना बड़ा हमारे इस्लाम में एक रोशन ये वो है जिससे हम अभी भी ड्राइव कर सकते हैं। और कायद-ए-आज़म ने स्टडी करके इस्लाम से ये ड्राइव किया। जनाब तो कायद-ए-आज़म जब खुद स्टडी करके ये चीज़ ड्राइव की और हम तक पहुंची तो हम क्यों ना इससे मुस्तफ़ीद हों। ये मैसेज तो हमारा भी है, और लेकिन अपने दोनों ऑनरेबल गेस्ट से मैसेज लेने के लिए प्रोग्राम जो है 11 बज चुके हैं और हमारा आपका साथ बस यहीं तक ही था। लास्ट फ्यू मैसेज के तौर पर मुझे कमाल है, यानी जो बात चली है, और मैं तो सर बलूचिस्तान मैं डेफिनेटली हम आपको इंशाल्लाह ज़रूर बुलाएंगे। नहीं, हमारा वो भी तो एक्स्ट्रा मैं टाइम कोयटे से भी आ जाऊंगा, मैं नहीं आता सर, रहता अभी हूँ। आप बहुत कुछ है मैं एक्सप्लोर आता करने के लिए रहता हूँ आपकी कोयटे, पर्सनैलिटी लेकिन में से। बलूचिस्तान का ये था कि कायद-ए-आज़म ने इस सूबे को सर मैं इंशाल्लाह हमारा आपका वादा है, हम डेफिनेटली आपको अपना ज़रूर सूबा बुलाएंगे। कहा था। वो क्यों कहा था? उन्होंने कहा था कि यहाँ के लोग बड़े मुहब्बुल वतन हैं, सर हमारी बहादुर आपसे हैं, तहे और दिल से गुजारिश है पाकिस्तान के बल्कि हरावल दस्ते में हैं। सर, हमारी तहे दिल से आपसे गुजारिश है आप इंशाल्लाह ज़रूर दोबारा प्रोग्राम में बस तशरीफ़ मैं लाइएगा। आऊँगा और नहीं सर आप ज़रूर आइएगा। भी मैंने खुद बहुत सारे मेरे अपने माइंड में क्वेश्चंस हैं जो कि मेरे तो मैं उधार तो हैं, मेरे खुद अभी अपने ऊपर आपने तो उधार शुरू हैं। किया तो मैं बड़ा खुश हूँ कि एक ऐसे शख्स के पास मैं बैठा हूँ जिसने डेफिनेटली देखिए इनकी रिसर्च है, इन्होंने इंटर डायलॉग, ये एक ऐसी चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है कि आज को ज़रूरत है कि नए नस्ल को मालूम हो एग्जैक्टली कि हम बहुत किसी शुक्रिया के सर, दुश्मन ये नहीं हैं। मैसेज फसी साहब का कि पाकिस्तान आज के मतलब जनरेशन को बिल्कुल ज़रूरत है इस बात की। बढ़ते हैं जनाब डॉक्टर नईम साहब के जाने पर जानेंगे, आप आखिर चंद हर चंद अल्फाज के तौर पर हमारे व्यूअर्स को मुखातिब करके क्या कहना चाहेंगे? मुझे एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करें, बेहतर मुसलमान बनने की कोशिश करें और बेहतर पाकिस्तानी बनने की कोशिश करें। और ये तीनों शानें जब शख्सियत में जमा हो जाएंगी तो फिर सबसे बढ़ के आलम इंसानियत का नुमाइंदा बन के हर इंसान के लिए प्यार और मोहब्बत का पैगाम बन जाए। इंसान के लिए जनाब बिल्कुल प्यार और मोहब्बत का पैगाम, और वही पाकिस्तानी की जो डेफिनेशन है वो सबसे पहले उसका पॉइंट ही यही का उनका पैगाम है। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और मैं आपने इतना कीमती शुक्रगुजार वक्त हूँ कि दिया। आपने इस थोड़े से वक्त में, बहरहाल ये मजबूरी होती है क्योंकि नहीं बहरहाल सर, हम सारे आपको मुल्क को डेफिनेटली दिखाना ज़रूर पड़ता है, लेकिन बुलाएंगे। इन प्रोग्रामों के साथ देखिए सर चूंकि आपका कायद-ए-आज़म हमारे ऐसा साथ सब्जेक्ट है जी ना सर, हम जिसमें हम डेफिनेटली आपको उनके दोबारा साथ भी ज़रूर बुलाएंगे। इंसाफ नहीं करते। बहुत शुक्रिया कोई व्यूअर्स, आप बिल्कुल नहीं। हमारा आपका साथ जो था बस यहीं तक था, और हम डेफिनेटली दोबारा से को ज़रूर बुलाएंगे। भी आपको 11 बजे के बाद हज़रत अली आबिदी साहब ज्वाइन करेंगे खुसूसी नशिस्त में। अल्लाह हाफ़िज़।